सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पिछले साल जो धांधली ज़दा इलेक्शन थे उसकी तारीख आज फिर दोहराई गई है। सब पॉलिटिकल पार्टीज के अकाबरीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमने भरपूर मुशावरत की है और हमने ये फैसले किए हैं। नंबर 1, 14 वोट के जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, आधे घंटे के अंदर उनकी निशानदेही करके पूरी कौम को बताएंगे। आज चार्टर ऑफ करप्शन यूनियन का आखिरी बैट्समैन आउट हुआ और डिफीट हो गई उसकी। इन्होंने ये चाहे मरी की पहाड़ियाँ हों, इनकी अफ्तारियाँ हों, APC कर लें, कुछ कर लें, इमरान खान वज़ीर आज़म ने इनको NRO नहीं दिया। आज पूरे मुल्क ने देखा कि किस तरीके से इस अवाम दुश्मन कठपुतली सिलेक्टिव हुकूमत के हमले जारी हैं। 50 सेनेटर्स ने इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट दिया। इखलाकी तौर पे चेयरमैन सेनेट को आज भी इस्तीफा देना चाहिए। अपोजिशन ने जो करप्ट सियासत इस मुल्क में मुतारफ कराई थी, सेनेटर्स ने अपनी क़यादत की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से लाताल्लुकी का ऐलान किया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, कल जो कुछ सेनेट में हुआ, दोनों तहरीक अदम एतमाद जो कि चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ थी, वो नाकाम हो गई। उसके बाद की जो तकरीर हैं, जो ट्वीट्स हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, वो आपके सामने हैं और हम बात करेंगे आज बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल पर। अब हमने देखा कि बड़े इल्ज़ामात लगाए गए जनाब कि हॉर्स ट्रेडिंग ये धांधली ज़दा इंतखाबात थे और ये इंतखाबात की तारीख दोहराई गई। दूसरी जानिब जो हुकूमत के अरकान हैं वो ये कहते हैं कि लोगों ने नज़रिए को मुस्तरद किया है, ये वो लोग हैं जिनकी ज़मीर जाग उठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगता है और हमेशा दूसरी जानिब भी कहा जाता है कि ज़मीर जाग गए, ज़मीर ज़िंदा हो गए। ये जो इंतखाब है ये खुफिया होता ही क्यों है? खुफिया राय शुमारी के ज़रिए चेयरमैन सेनेट को या डिप्टी चेयरमैन सेनेट को आखिर क्यों मुंतखब किया जाता है? क्यों शो ऑफ हैंड का तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जाता? जो तरीक़ाकार आप वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इख्तियार करते हैं, वो यहाँ पर क्यों इख्तियार नहीं किया जाता? ये आज मुद्दा है, ये वो हमारा सवाल है जो आज के सवाल में, आज के प्रोग्राम में तमाम तर मेहमानों से हम उठाएंगे। लेकिन अभी की अपडेट ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सादिक संजरानी को मुबारकबाद भी दी और सादिक संजरानी ने भी वज़ीर आज़म की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। तो मेहमानों से तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार, प्रोग्राम में ज्वाइन, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें आगे जाके दीगर मेहमान ज्वाइन कर लेंगे और नुमान वज़ीर खटक, सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इस खबर पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा, ये मुलाकात जो हुई है वज़ीर आज़म और सादिक संजरानी की, क्या गुफ्तगू क्या हुई इस मुलाकात में? जी, बुनियादी तौर पे ये मुलाकात जो थी ये एक गट्टरी मीटिंग थी। मुलाकात में कायदेवान सेनेट सैयद सिबरी फराज, वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक और सेंट्रल प्रेसिडेंट मोहम्मद अली सैफ मौजूद थे। इस मुलाकात में बुनियादी तौर पे जो बातें की गई हैं वो तो एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेनेट की कार्रवाई आपने बड़ी खुश उसलूबी से चलाई है और आइंदा भी आप इसी तरह से, इसी आसान तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें। जबकि सादिक संजरानी की जानिब से ये कहा गया कि मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने तावन किया और बाकी तमाम लोगों ने मुझे वोट दिए और जिस तरह से मैं कार्रवाई चला रहा था उससे अहसन तरीके से चलाऊंगा। वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा कि आप ऐवान की कार्रवाई एतमाद किया है आपके मेंबरान ने आपके ऊपर, जिन्होंने मजीद जो 14 मेंबरान हैं जिन्होंने एतमाद किया है उनका भी ख्याल रखिएगा। अच्छा। और इस तरह से ये यानी इस इजलास में जो बातचीत है वो इसी हद तक। तो क्या वज़ीर आज़म जानते हैं कि वो 14 लोग कौन थे जिन्होंने वोट दिया उनको? जी बिल्कुल, वो जानते हैं, क्यों नहीं जानते, उनको इल्म है इस बात का। और क्योंकि गुज़िश्ता रात जब ये तमाम सिलसिले चल रहे थे, बातचीत हो रही थी, तो सब लोग ही ऑन बोर्ड थे। और सुबह कल जब हम गए हैं सेनेट में तो काफी सारे लोगों को इस बात का अंदाजा था, अपोजिशन के लोगों को भी अंदाजा था। अच्छा। जब वो 64 लोगों की बात कर रहे तो हमने कहा कि वोट कितने निकलेंगे, उन्होंने कहा वोट तो अब वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। तो राजा जफर हक साहब से कल हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि अभी सिर्फ ये 64 बंदे साथ खड़े हैं, लेकिन आज सुबह
मुझे पता चला है कि शायद कुछ ऐसा मिसहैप हो जाएगा हमारे साथ। तो ये कल सुबह इलेक्शन से पहले की बात है, कल दोपहर की बात है। यानी कि उनको ये पता था कि कोई मिसहैप होने वाला है हमारे साथ? जी बिल्कुल, उनको इस बात का अंदाजा था। अच्छा। क्योंकि एक रोज पहले के रास्ते आम इस्लामाबाद की जो पॉलिटिकल एलीट है उनके पास इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन 9 लोगों की थी कि 9 लोग जो हैं वो इसको वोट करेंगे, इसके खिलाफ वोट करेंगे, अदम एतमाद के खिलाफ। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि 5 लोग मजीद जो हैं वो वोट मंसूख करेंगे। तो फिर भी पीपल्स पार्टी को भी ये अंदाजा था कि अगर इतने लोग इधर उधर भी होते हैं तो फिर भी हम 53। अच्छा मुर्तज़ा, एक जरा बात, आपने ज़रा इतनी खबर हमें दी है तो ये भी बता दें कि अभी कई अखबारात में मैंने ये खबर पढ़ी कि 2 या 3 सेनेटर्स पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ जो हैं वो नून लीग के हैं और बाकी दीगर जमातों के हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है कि हमारा कोई भी सेनेटर जो है उसने वोट नहीं दिया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो जाहिर है कि अब इसी चीज के ऊपर बातचीत होगी ताकि जो मुतहदा अपोजिशन है उसमें मजीद दरारें पड़ जाए। इस कजिए का ये हाल तो नहीं है कि आज हमारी अपोजिशन चैम्बर में भी चक्कर लगा, उनसे भी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि हमारा ये हरगिज नहीं है कि हम अब इल्जाम तराशियां जो है एक दूसरे की शुरू कर दें। अच्छा। लेकिन हमें कुछ लोगों का अंदाजा है और कुछ लोगों को हम मजीद आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लेकिन किसी के ऊपर इल्जाम आयद नहीं करेंगे, बल्कि जो पार्टी की आदत है जी उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे लोग भी इधर उधर हुए हैं उनके हवाले से भी उन्हें इल्म है, और जो किसी दीगर पार्टी से किसी ने इस तरह किया है तो उनका भी उन्हें अंदाजा है। ठीक है। लेकिन वो अब इल्जाम की सियासत जो है इसका फैसला ये किया गया कि इल्जाम की सियासत नहीं की जाएगी, नहीं खेली जाएगी, इस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुर्तज़ा। नज़ीर लगारी साहब, ये तो जो कल मुआजरा हुआ, जो ये अपसेट हुआ, ये वो कहते हैं ना कि देखते ही देखते ये क्या हो गया, ये अपनी पत्तों ने जो हवा दी है और ज़मीर की आवाज़ पर जो सौदा किया है, क्या वाकई जो सवाल मैंने इंट्रो में उठाया कि ये खुफिया रायशुमारी होनी ही नहीं चाहिए, क्या हम मानेंगे इस बात को? देखें, एहतशाम ज़मीर साहब के इंतकाल को कई बरस हो चुके हैं, कोई लगभग 4-5 बरस हुए हैं, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यूँ हुआ था कि वो सिगरेट पीते पीते सो गए थे और सिगरेट से आग लगी थी और वो उसमें जल गए थे और तकलीफ़ दे बात थी। लेकिन उन्होंने अपने नाम की मुनासबत से, वालिद के नाम की मुनासबत से, उनके वालिद बरसग़ीर के एक उर्दू के बड़े मज़ाह निगाह शायर थे और बड़ी मज़ाहिया शायरी करते थे। फिर उन्होंने सियासी जो मज़ाह है उन्होंने शुरू किया था एहतशाम ज़मीर ने, और उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़मीर का भाव ताव किया था। तो कल भी इसी तरह से हुआ है। बहरहाल ज़मीर की आवाज़ थी और ज़मीर की आवाज़ भी किसी न किसी वजह से होती है, किसी न किसी भाव ताव से होती है, लेन देन से होती है, और इन लोगों ने जो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया है, इनका ज़मीर जो है वो बहुत जागा हुआ था, और उनके मजमूई जो भी लोग थे इसमें अगर उनके नाम सामने आ गए तो उनके मजमूई किरदार। कैसा ज़मीर लगारी साहब, ये एकदम जागा फिर सो गया और फिर जाके यही बेज़मीर लोग इजलास में शिरकत भी करते रहे। बात यह है कि ये वही लोग थे जो उन 64 में शामिल थे जो खड़े हो गए और कहा कि हम जो है कॉन्फिडेंस नहीं हमारा चेयरमैन सेनेट पर। फिर जब वोट देने के लिए गए तो उनमें से 9 आदमियों ने, क्योंकि इनकी तादाद 36 बताई जा रही थी, तो 45 आदमियों ने वोट की, उनमें से 9 आदमियों ने वोट भी किया जी, बाकायदा वोट किया है, इसलिए कि उनकी तादाद से ज़्यादा वोट पड़े हैं सादिक संजरानी साहब को। लेकिन सादिक संजरानी साहब को भी मतलूबा वोट नहीं पड़े, और मतलूबा वोट तो अगर यूँ होता कि वो 53 से ज़्यादा वोट हासिल करते, उनको 45 वोट पड़े थे और कुछ वोट कैंसिल हुए हैं। ये भी सवाल है कि आप सेनेटर हैं, आप इतने अरसे से रूल्स जानते हैं, ये वोट मुस्तरद कैसे हुए? इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप उस वक्त इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाई थी, लेकिन हम उसके चश्मदीद गवाह हैं कि कराची में मेयर कराची का इलेक्शन हो रहा था
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल खालिक अल्लाहवाला इलेक्शन जीत चुके थे मेयर का। फिर अचानक उनके 3 वोट कैंसिल हुए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनके 3 वोट कैंसिल करने के बाद 2 वोटों से उनको शिकस्त दे दी और वो इलेक्शन में हार गए। और अपोजिशन की बाकी तमाम जमातें एक तरफ थीं और जनरल ज़िया-उल हक का दौर था। जनरल ज़िया-उल हक की ज़िंदगी में, जनरल ज़िया-उल हक के उरूज के दौर में भुट्टो की फांसी के साल और उसी साल जो है वो ये बल्दियाती इलेक्शन हुए और कराची के मेयर का मसला हुआ था। तो इस तरह से हराया गया था जो पीपल्स पार्टी के मेयर का उम्मीदवार था अब्दुल खालिक अल्लाहवाला। और उनके मुकाबिल मौलाना अब्दुस्तार अफगानी साहब को जितवाया गया था। और वो अफगानी साहब भी टेक्नोक्रेट्स की सीट पर आए थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये माजी में भी इस तरह माजी में भी वोट रिजेक्ट होते रहे हैं और हारने वाले जीते रहे, जीतने वाले हारते रहे हैं। हम बहुत सी चीज़ों को जाहिर है जब अपोजिशन ने इस रिजल्ट को माना है और ये समझा है कि हार्स ट्रेडिंग हुई है तो वो उनका अपना मामला है, लेकिन जाहिर है उस ऑडियो का वीडियो का हम क्या करें जो आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी है। लगारी साहब पॉइंट टेकन। ज़रा काफ़ी जैसे वेट करें मियां नुमान वज़ीर खटक साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, सेनेटर हैं और कल इन्होंने जो इंतखाब हुआ है उसमें पोलिंग एजेंट के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। कल क्या माहौल था जब ये इंतखाब शुरू हुआ, खुफिया राय शुमारी शुरू हुई, तो उस वक्त क्या माहौल था? उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या थी अपोजिशन की भी, हुकूमत या रकीन की भी? फिर अचानक देखते देखते ये क्या हो गया? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऐसे शुरू में बॉडी लैंग्वेज जो अपोजिशन वाली थी वो जो खड़े हो गए उनके 64 खड़े हो गए तो बॉडी लैंग्वेज उनकी तो बड़ी ये थी कि एज इफ दे वन दिस थिंग, बिल्कुल जीत गए। और लेकिन हमें अपना वो था वी वर कंफर्टेबल के नहीं, इनमें से कुछ लोग मीर की आवाज के मुताबिक अपना देखते हुए कि नॉट मीर पीटीआई नहीं कि सादिक संजरानी ने पिछले 1.5 साल के अंदर जो किया, जिस तरह परफॉर्म किया, उसने कोई गलती नहीं की थी, किसी को खफा नहीं किया था। एंड देयर वाज नो एलिगेशन। जैसे नेशनल असेंबली के उसमें लिखा कि स्पीकर को डिसीट करने के लिए तो आपने कोई इल्जाम, कोई एलिगेशन लगाना है। इनके पास कोई नहीं थी, ना उन्होंने सेनेट में कोई बोला कि इसके खिलाफ है, ना लिख कर दिया, ना अपनी सेनेट के अंदर तकरीर में कोई एलिगेशन लगाया। तो काफी ऐसे लोग थे जो इससे इत्तेफाक नहीं करते थे उनके साथ और कहते थे कि जी ये जाती हो रही के साथ। सो वी एक्सपेक्टेड कि जी वो अपने कॉन्शियस को देखते हुए जैसे उन्होंने 2015 में किया। 2015 में मैं पीटीआई का पार्लियामेंट्री लीडर था, हम 6 लोग थे जी। हमने जो डिप्टी सेनेटर के इलेक्शन के लिए जब खड़ा तो मैंने खान साहब को फोन किया और शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कि हाँ कर दे, आप भी खड़ा कर दे। हमने शिबली फराज को उस वक्त खड़ा किया डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट। 2015 में 6 हम थे, वोट मिले 19, 13 एक्स्ट्रा मिले। इस दफा हमें 13 नहीं एक और अच्छा हो गया, 14 एक्स्ट्रा वोट मिले। तो ये तो पहले भी था, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम पहले भी, अगर आधे घंटे में आप कहते हैं ये जमीर जिंदा कैसे हो जाते हैं और ये जमीर जिंदा होके फिर से सो कैसे जाते हैं और जाकर ये फिर जमीर इजलास में शिरकत कैसे कर लेते हैं? देखिए, मैं अगर आपसे सबसे अच्छा चैनल कौन सा है इस वक्त आप बताएं तो आप शायद बोल्ड टीवी को कहें, बिल्कुल, क्योंकि सारे बोल्ड टीवी वाले खड़े हैं। लेकिन अगर मैं आपको सीक्रेट वोटिंग करें तो शायद आप किसी और टीवी को कहें। तो इस तरह वो जो चीज होती है कि वो खड़े होने की। और दूसरा, आइन के अंदर ये क्यों डाला गया सीक्रेट वोटिंग? मैं यही सवाल आपसे करने लगी थी नुमान साहब। ये हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगते हैं, जमीर बिकने के इल्जामात लगते हैं, क्यों है खुफिया राय शुमारी का तरीक़ाकार? क्यों शो ऑफ हैंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता? नहीं जी, ये तो मैंने जैसे कहा ना, ये तो आइन में जिसके अंदर पीपल्स पार्टी बड़ा क्रेडिट लेती है, उन्होंने बनाया। उन्होंने आइन में ये डाला कि जी पहले जब मोशन मूव करता है वो शो ऑफ हैंड खड़े होकर किया जाएगा और फिर जब बैलेटिंग की जाएगी वो सीक्रेट की जाएगी। और मैंने यही रीजन दिया, इसी तरह यही रीजन दिया आपको कि जो उनकी जो कॉन्शियस या जो भी है उनको उसके मुताबिक वो सीक्रेट वोटिंग किया जाए या इस आइन को चेंज कर दे, गुड। लेकिन फिर क्या लोग इतने हिम्मत वाले हैं कि अपने पार्टी के खिलाफ खड़े होकर वहां वोट भी दें और खड़े बोले किसके खिलाफ है? तो मेरे नहीं ख्याल में हमारी जमहूरियत इतनी डेवलप हो गई है कि हम उनको कहें कि जी आप अपने पार्टी के खिलाफ करके वोट भी दें और पार्टी लीडरशिप माइंड भी ना करे। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क हम देखना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ये तो तब्दीली हुकूमत है ना, ये तो नया पाकिस्तान है। कल मैंने भी सुना कि वजीर आजम ने तो ये कहा था कि होना ही नहीं चाहिए, वो तो इस बात की हिमायत ही नहीं कर रहे थे कि खुफिया राय शुमारी हो। तो अभी तो आप लोग लेजिस्लेशन की पोजीशन में आ ही नहीं है, कोई लेजिस्लेशन बड़ी हुई नहीं। अगर होती है और कोई आइन में तरमीम की जाती हैं
तो ये चीज़ सरे फहरिस्त होगी PTI के लिए? नहीं, मैं PTI का तो खैर हम कलेक्टिव विजडम अपना अप्लाई करेंगे और जब हम सब बैठ कर इस पर सोच कर जवाब देंगे। लेकिन अगर इस वक्त आप मेरे से पूछती हैं तो हमारा माशरा और हमारी जमहूरियत इतनी डेवलप नहीं हुई है कि लोग जो है ना अपनी दिल की बात कर दें, ओपनली कर दें, अपने लीडरशिप के खिलाफ कर दें। अच्छा, अल्लाह करे ये पोजीशन है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में नहीं है, अभी ये पोजीशन आई नहीं है। चले आपका पॉइंट आगे हमारे साथ रहेगा। बैरमन टंगी साहब, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। बैरमन साहब, अभी नुमान साहब ये कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही आइन बनाया था कि पहले ये इस तरीके से होगा और फिर खुफिया रायशुमारी के जरिए इंतखाब होगा। क्यों इस चीज़ को तब्दील नहीं किया जाता जब पता है कि अगर लोगों के ज़मीर जिंदा हो जाएंगे, वो सोए हुए ज़मीर जाग जाएंगे और उसके बाद जाके वो फिर सो जाएंगे और फिर आप इल्ज़ाम लगाएंगे हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। तरीक़ेकार को ही तब्दील कर दें। देखिए नुमान मेरे भाई हैं, मेरे कुलीग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और मैं उसने जो कुछ कहा मैंने सुना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या अगर एक आइन बनाया है और उसमें मतलब कि अगर एक इंसान का हक बनता है कि जिस पार्टी ने इनको इज्जत दी है और फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे और जमहूरी अक़दार की हम बात करते हैं, पार्लिमानी निज़ाम की और आइन की, तो मैं समझता हूँ कि जो कल जो कुछ हुआ इस मिनट में, तो मेरे ख्याल में कौन सा वो आदमी होगा कि वो इस 64 के मुकाबले में 34 वोटों से वो इस सीट को कंटिन्यू रखेगा। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को हमने क्या मैसेज दिया और मैं नहीं समझता हूँ कि नौमान साहब जो बात करते उसने एक बात बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त हम लीडरशिप के सामने नहीं बोल सकते हैं, ये उसने बिल्कुल अपनी तरफ से तो कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि यही वो बात है कि अगर एक तरफ 5 मिनट पहले 64 सेनेटर्स खड़े हो जाते हैं और फिर आधा घंटे के बाद 50 वोट आते हैं जी, तो और सेनेटर जिस वक्त खड़े हो जाते हैं उसी वक्त फैसला करना चाहिए था कि हाउस ने मुझ पे आदम एतमाद किया और मैंने इस सीट को बाइज्जत तरीके से छोड़ना चाहिए। नहीं, ये तो एक आप नया एंगल लेकर आए ना। मुझे बताएं बैरमन साहब, वो लोग जिन्होंने अपने जमीर का सौदा किया, चलें आपकी ही जुबान में बात कर लेती हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई या जो भी कुछ हुआ, अगर वो लोग आप ही की सफ़ों में हैं तो वो लोगों के खिलाफ आप लोग एहतसाब कब करेंगे? कुछ पीपल्स पार्टी अगर लोग हैं तो पता तो होगा आपको कौन लोग हैं। देखिए मेरी बात सुने, हमने कल अपनी रिजिग्नेशन अपने चेयरमैन के पास सबमिट किए सेनेटर्स ने जी। और हमने अपने चेयरमैन से कहा कि ये आपकी अमानत है, आप ले लें और इसके बाद एक कमेटी बनाएं और कमेटी ये तहकीक कर ले कि जिसको भी आपने गिल्टी पाया, जिसने भी गद्दारी की है, अच्छा, तो फिर उस रद्द को सामने रख के उनको उनकी बुनियादी रुकनियत और सेनेट से उसको खारिज करे। तो ये तो पहला स्टेप है। लेकिन मैं आपको एक अपने बारे में बता दूं। जी जी, देखिए आज अगर जो मेरे नुमान वजीर साहब है वो भी एक सेनेटर है, ये जो कुछ कल हुआ इस सेनेट में तो ये उन 14 बंदों के साथ नहीं हुआ है। वो नुमान वजीर के लिए भी एक दब्बा है, वो बैरमन टंगी के लिए भी दब्बा है, और हम सब के लिए वो दब्बे हैं। ये पहली बार तो नहीं हुआ ना, माजी में तो ये होता रहा है टंगी साहब, ये कौन सा पहली बार हुआ है? भाई देखिए मेरी बात सुनिए, कल जो कुछ हुआ और माजी में हुआ, आप दोनों को कंपेयर करें। अगर परस करे पहले इसी तरह खड़े हो गए थे लोग और फिर आधे घंटे में उस रिजल्ट को इलेक्शन को सिलेक्शन में चेंज करते हैं तो आप देख लेंगे, मुझे मिसाल दे दें। लेकिन कल जो इलेक्शन हुआ 64 खड़े हो गए, यही इलेक्शन था और फिर उसके 64 के मुकाबले में फिर 50 वोट निकलते हैं, तो आप भी समझते हैं और नुमान वजीर साहब भी समझते हैं। अच्छा, आखिरी एक छोटा सवाल का जवाब दे दें, फिर मुझे स्टोरी चेंज करनी है। खुफिया राय शुमारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सर? हाँ या ना में जवाब दे दें, हाँ या ना में जवाब। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल खुली मतलब की जमहूरियत में ये बिल्कुल आनी चाहिए कि आप साबित करें सामने कि मैं किन के साथ हूं। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया आपका। बैरमन टंगी साहब हमारे साथ मौजूद हो, कहते हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्विकली सर लगारी साहब, आपका मुझे टेक इन दोनों की गुफ्तगू पर पेश करनी है, क्या समझ रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि नुमान वज़ीर साहब भी अब से कुछ देर पहले या कुछ अरसा पहले इस बात के हामी थे। इमरान खान साहब ने अलल ऐलान कहा था कि जनाब शो ऑफ हैंड जो है
वही काफ़ी होना चाहिए, खुफिया रायशुमारी नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान साहब इसके सबसे बड़े वकील थे और अब उन्हें चूँकि इससे फ़ायदा पहुँचा है तो इसलिए अब वो बैकआउट कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले नहीं मान रही थी, अब चूंकि इसका शिकार हुई है अब वो मुतालबा कर रही है कि जनाब अब होना चाहिए। मसला ये है कि लॉयल्टी चेंज करने वाले को पहले अपने आप को जिस पार्टी के टिकट पर कामयाब हुआ है उस पार्टी को छोड़ना चाहिए, उस पार्टी की सीट को छोड़ना चाहिए। उसके बाद कहे कि जनाब ये सीट मेरी अमानत है, आप अच्छा ये तो पहले ही प्रोसेस हो सकता था, बड़ी आसानी से हो सकता था। अगर ये सेनेटर जो 14 थे वो किसी भी पार्टी में थे, वो किसी भी नाम थे, बहुत ऐसे लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनका नाम लेना मुझे बहुत अफसोसनाक लगा है। नहीं ऐसे लोग हैं वो जिनके नाम सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि जो अपने ज़मीर का सौदा करेंगे, ऐसे लोग नहीं हैं। ऐसे लोगों के नाम भी लिए जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी इंटीग्रिटी पर हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल 14 आदमी थे, अगर 14 आदमी पहले ही अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर देते तो पीटीआई इन्हीं लोगों को जितवा भी सकती थी, इसलिए कि मरकज़ के पास उनके पास सीटें हैं, पंजाब में उनके पास सीटें हैं, केपी में उनके पास सीटें हैं, वो पहले ये छोड़ देते अपनी सीटें अपनी सीटें और कहते कि जनाब ठीक है, तो फिर ये करना चाहिए। हाँ, ये कहना चाहिए था, छोड़ते और कहते कि जनाब हम पीटीआई से जाकर कहते हैं। अफसोस यही है ना कि जब अकरबा परवरी की बुनियाद पर टिकट दिए जाएंगे कि असल जाले को नज़रअंदाज किया जाएगा, जब पार्टी के असल कारकुन को नज़रअंदाज किया जाएगा तो फिर कुछ ऐसी ही मिसालें देखने में आती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर है जो नाज़रीन के साथ शेयर करनी है, इस पर हम ज़रा नुमान साहब का भी टेक लेंगे कि एहतसाब अदालत ने LNG करप्शन केस में शाहिद खाकान अब्बासी का जो 15 रोज़ा रिमांड मंजूर किया LNG केस में, उसमें खबर ये है कि जो ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने चेयरमैन एंग्रो हुसैन दाऊद को खुश करने के लिए LNG का ठेका दिया था। और हुसैन दाऊद साहब रज़ाक दाऊद के कज़न हैं, ये शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी रह चुके हैं, लेकिन इनका नाम इस LNG केस में रेफरेंस में कहीं नहीं है। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर भी क्या सिर्फ इसलिए इनके नाम को नज़रअंदाज किया गया क्योंकि ये रज़ाक दाऊद साहब के कज़न हैं, क्योंकि ये शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में रह चुके हैं, ये क्या मामला है? सवाल उठ रहा है। इस सवाल का जवाब क्या हुकूमत देना पसंद करेगी? नुमान साहब क्या कहेंगे आप इस तमाम तर सूरत हाल पर? देखिए ये मैं थोड़ा सा फर्क से ओपिनियन है मेरा। ये मीडिया भी और पॉलिटिशियंस भी एट टाइम्स र्यूमर्स पर कुछ चीज़ उठा लेते हैं और उस पर बिल्कुल लंबी लंबी कहानियां शुरू करते हैं विदाउट बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स। तो ये एक रिलीजियस टीवी, हालांकि मैं हमारे बाकी हमारा अपोजिशन के हमारे इस पर, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जब तक आपको रिलीजियसली स्पीकिंग शरीयत के मुताबिक भी अगर आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं है और किसी पर ऐसे इल्ज़ाम लगाना बोथ साइड पर, अगर आप कहते हैं वो रज़ाक दाऊद के कज़न है या वो नहीं, हम इल्ज़ाम नहीं लगाए सर, हम खबर की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। एक हुसैन दाऊद की जो कंपनी है एंग्रो, शाहिद खाकान अब्बासी ने सालाना 350 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाया और इससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा। इसी तरीके से जब टर्मिनल 2 के लिए 22% प्रॉफिट रेट के साथ जब ये तमाम तर मुआहिदा किया गया तो रोज़ाना $2,72,000 अदा किए गए। सर ये खबर है, इस खबर की बुनियाद पर हम बात करें, सवाल सिर्फ इतना सा है, हुसैन दाऊद का नाम इस पूरे रेफरेंस में कहीं भी नहीं है, क्यों? देखिए जी, आपने जहाँ तक बात की $2,72,000 पर डे इन्होंने उनकी कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं जी जी। इस तरह तो मैं इसके एक्सटेंशन में आप बताता हूँ कि जितने IPPs लगे उन सबको हम कैपेसिटी चार्ज दे रहे होते हैं। पिछले साल 600 अरब दिया है, इस साल 900 अरब हो जाएगा, उससे अगले साल 1200 अरब हो जाएगा। जस्ट इन कंपैरिजन हमको 1100 अरब कर रहे होते हैं, फौज को खर्च कर रहे होते हैं। तो कैपेसिटी चार्ज ये भी आया वो भी आया, इसको ऐसे ही मतलब विदाउट प्रॉपर कैलकुलेशन कुछ करना, जो मेरे ख्याल में अब इंक्वायरी होगी। देखिए नुमान साहब, बिल्कुल इंक्वायरी तो देखिए होनी चाहिए ना। अगर शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हैं, उनके खिलाफ ये तमाम तर केस है और ये केस भी ज़ाहिर आप ही के ज़माने में शेख रशीद साहब लेकर गए हैं, और अगर ये खबर है कि उन्हीं को खुश करने के लिए तमाम तर ठेका दिया गया है कि हुसैन दाऊद को खुश करने के लिए, एक बात है कि उनका नाम क्यों नहीं आ रहा इस केस में? नाम आ जाए, इंक्वायरी हो जाए, साबित हो जाए गलत है तो ठीक है, यही तो हो रहा है अभी। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। नाम अगर उनका कोई थोड़ा बहुत रिलेशन अगर आ रहा है खबरों में, कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ। अगर आप पास कोई और फैक्ट है, उस फैक्ट्स को सामने लाकर इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए, हर एक की होनी चाहिए। पनामा में एक आदमी की नहीं, सबकी होनी चाहिए। इसके अंदर अगर किसी पर शक होनी चाहिए, वो PTI का या पीपल्स पार्टी का जिसका भी है या PMLN का है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।
हम PTI वाले हम तो अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड इसमें बिलीव करते हैं, और हमको भी ये दिखाते हैं हर एक का, बिजनेसमैन है, दुकानदार हो, जो भी हो, तो उसका हम सबके अकाउंटेबिलिटी बस यही पॉइंट मुझे नुमान साहब आपका चाहिए था। ज़ाहिर है एहतसाब तो सबके लिए है ना, और चाहे वो कोई भी शख्स हो उसके लिए एहतसाब का अमल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब ब्रेक हम ले रहे हैं, वापस आके लगाई साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे, दीगर उस पर भी बात करनी है इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल रिटायर एजाज हुसैन अवान साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस स्टोरी पर आने से पहले, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो दोबारा से कहा है कि वो सालसी की पेशकश उनकी बरकरार है कश्मीर वाले इशू पर, उस पर आने से पहले ज़रा मैं टेक ले लूँ लगारी साहब का, जो पिछली स्टोरी हम डिस्कस कर रहे थे LNG केस के बारे से। लगारी साहब, गुफ्तगू तो आपने सुनी होगी नुमान साहब की, छोटा सवाल, मासूम सवाल मैंने किया था कि क्यों नहीं आ रहा इनका नाम हुसैन साहब का। हाँ, सुने कि ये उस एग्रीमेंट का हिस्सा था जो LNG का एग्रीमेंट कतर के साथ हुआ था, उसी के साथ ही ये एक टर्मिनल दिया गया था। उस टर्मिनल का डेली की बेसिस पर एक तय हुआ था कि इतना हुकूमत पाकिस्तान इस टर्मिनल को, अगर वो इस्तेमाल होता है या नहीं होता है, दोनों सूरतों में इतनी मखसूस रकम जो बहुत भारी रकम थी वो अदा करेगा। वो रोज़ाना के हिसाब से उस वक्त के एतबार से 3 करोड़ से ज़्यादा रकम बनती थी, 3 करोड़ रोज़ाना की बुनियाद पर अदा करेगा। एक बात यह है कि टर्मिनल इस्तेमाल नहीं हुआ, अगर पाकिस्तान में वो उस टर्मिनल पर कोई जहाज़ आया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं है और वो लंगरअंदाज नहीं हुआ है, तो भी पाकिस्तान उसका किराया दे रहा है और उसको वो दे रहा है। और जब आ जाए तो ऐसा इतनी रकम में तो पाकिस्तान अपना खुद एक टर्मिनल तामीर कर सकता था इस ख़ास मकसद के लिए कि जो आप LNG के आपके पास आ रही है वो गैस को लेकर जब पहुंच रहे हैं तो उस टर्मिनल आप अपना बना लेते। एक टर्मिनल का इफ्तिताह तो बेनज़ीर भुट्टो ने भी किया था। हुसैन दाऊद से भी होनी चाहिए ना इंक्वायरी। डेफिनेटली होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, और इसलिए नहीं होनी चाहिए चूँकि वो PTI के जनाब रज़ाक दाऊद साहब के कज़न हैं, चूँकि वो एक बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं जिसके मुलाजिम रह चुके हैं हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब असद उमर साहब रह चुके हैं, चूँकि वो उनकी मुलाजमत कर रहे थे, इसलिए उनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत सी इंक्वायरियाँ रुकी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जिसे नाअहल करार दिया और करप्शन की बुनियाद पर, और फिर रिव्यू किया उन्होंने, तो रिव्यू पर भी उनको जो है वो अब भी डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर काम करते हैं। अब भी उनका हैसियत ये है कि वो डिफेक्टो वज़ीर आज़म बनकर पूरे मुल्क का दौरा करते हैं, काबीना में जाते हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी उनके आगे पीछे लगी होती है। तो इस तरह तो पाकिस्तान में हो रहा है, ये तमाशा हो रहा है। एहतसाब एक तरफ एहतसाब का नारा है और दूसरी तरफ इस तरह की सूरत हाल, ये नहीं होने चाहिए। पॉइंट टेकन लगाई साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। तो जनाब जो खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में, वो ये है कि ज़ाहिर जब वज़ीर आज़म ने दौरा किया था अमेरिका का, तो उस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा था कि ख़ुद मोदी की ख्वाहिश पर कश्मीर वाले इशू पर सालसी की मुझे कहा गया था और मैं उस पेशकश को, ये ज़िंदा है। और दोबारा उन्होंने इस बात पर बात की कि हम मसला कश्मीर पर बात करने के लिए तैयार हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने एक बार फिर सालसी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ये कहते हैं कि अगर मसला कश्मीर पर कोई बात होगी तो वो 2 दफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए ही होगी, कोई तीसरा फरीक इसमें शामिल नहीं होगा। तो सर मेरा आपसे सवाल है एजाज साहब, ये तो भारत के हथकंडे हैं, भारत ने मुज़ाकरात तो करने नहीं हैं, तो ये सालसी की पेशकश ठुकरा के भारत अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है या फिर भारत सेफ है, उसको कोई मुश्किल नहीं है, क्या समझते हैं? जी थैंक यू। देखिए पहली बात तो ये है कि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की थी, उन्होंने पहले की मुलाकात का हवाला दिया था जो गालबन ओसाका में हुई थी उनकी जापान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। तो इस पर उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने मुझे सालसी के लिए कहा है, तो ये कहना कि वो गलत गोई कर रहे थे, ये तो बईद अज़ क़यास है। उसकी वजह ये भी है कि आज तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी
डिनायल नहीं दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गलत कर रहे हैं। वो बिल्कुल खामोश हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर का कह देना इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। लेकिन इसमें जो एक गौर तलब बात है वो ये है कि इंडिया एक स्टेटस को पार है और वो नहीं चाहते कि इस स्टेटस को में कोई चेंज आए जो 1948 से टाइम है, जिस हिस्से पर वो काबिज हैं। वो समझते हैं कि लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए और अभी तो वो अटोट अंक का नारा लगाते रहे कि ये इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। लेकिन अब जो वहाँ पे एक आज़ादी की तहरीक है, कभी वो उसे एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पर बैरूनी मुदाखलत का, और कभी खुद उनके मुल्क के अंदर से जब वहाँ कोई एक्शन हो जाता है तो वो उसको ताकत के ज़रिए सुप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब जो मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल है वो कुछ इस तरह है कि हालात उनके काबू से बाहर निकलते जा रहे हैं। जो कश्मीर की नौजवान नस्ल, ये जो अब तीसरी जनरेशन वहाँ पे मैदान में निकली है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, वो उनको मज़ीद 1972 शिमला अकॉर्ड के बाद 47 ईयर्स गुजर गए हैं। अब वो मजीद 47 ईयर्स इंडिया को नहीं देना चाहते और वो इस मसले का हल चाहते हैं। बिल्कुल एजाज साहब, पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कश्मीर के लोग, लेकिन आप मुझे बताएं बिल्कुल सर, पाकिस्तान कर क्या सकता है वाक़तन? देखिए, मुज़ाकरात की तो पोजीशन लेकर आता ही नहीं है भारत। अब ये सालिसी की पेशकश कितनी ज़्यादा बेहतर तौर पर इम्प्लीमेंट इस पर हो सकता है और पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? जी, पाकिस्तान का जी पहली बात यह है कि पाकिस्तान इस इशू को दोबारा यूनाइटेड नेशन में ले जा सकता है। अपना जो एक्सटीरियर मनूवर है, जो डिप्लोमेटिक मनूवर है, उसको वो लॉन्च करें, उसको सपोर्ट करें और यूनाइटेड नेशन की तवज्जो इस इशू की तरफ दिलाएं। उनके अपने आर्टिकल्स में ये प्रोविज़न है यूनाइटेड नेशन के कि अगर कोई बायलैटरल इशू जो दो ममालिक के दरमियान हल तलब है, अगर वो बायलैटरली हल नहीं हो रहा तो उसको, और अगर हालात ख़राबी जंग की तरफ आ सकते हैं, ये आर्टिकल 99 में है कि अगर वहाँ जंग लग सकती है, वहाँ वायलेंस हो सकती है, वहाँ ह्यूमन राइट के लॉसेस हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लॉसेस हो सकते हैं, तो वहाँ वो सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल, वो इजलास बुलाकर वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशन। तो एक तो हमें अब उस तरफ जाना है क्योंकि 47 ईयर्स तो शिमला अकॉर्ड को हो गए हैं, आज तक इसका कोई हल तलाश नहीं हुआ। बल्कि न सिर्फ ये कि हल तलाश नहीं हुआ, उसके बाद सियाचिन ऑक्यूपाई कर लिया गया, फिर कारगिल का एक बहुत बड़ा वाकया वहाँ पेश आ गया, फिर वहाँ पे जितनी इंटरनल 90,000 के करीब कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। तो ये सारा जुल्म जो है वो हो नहीं सकता, इसको खामोश तमाशाई की हैसियत से बैठ के देखा नहीं जा सकता। तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में कश्मीर कमेटी को मुतहरिक करना है और यूएन की तरफ जाना है। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। ये जो बात की है नुमान साहब, अभी एजाज साहब ने, बड़ी वैलिड है कि ज़ाहिर अभी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी सिम जा रही है पाकिस्तान की। कुरैशी साहब चीज़ों को बड़े तरीके से लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब ये जो कश्मीर का मामला है, अगर आपको पता है भारत का यही रवैया है, यही एटीट्यूड है, इसी एटीट्यूड को देखते हुए पाकिस्तान को अपना नैरेटिव कश्मीर इशू पर तो फ़ाल करना पड़ेगा, कश्मीर कमेटी को भी फ़ाल करना पड़ेगा। क्या वाक़तन पाकिस्तान इस नहज पर, इस डायरेक्शन पर सोच रहा है? ठीक है, टोटली एग्री। देखें जी, पास्ट में जो है ना, अब अभी ऑलमोस्ट 47-50 ईयर्स हो गया शिमला एग्रीमेंट के बाद, और इसके बाद कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, स्पेशली इन द लास्ट 2 गवर्नमेंट्स, क्या उसने बनाया था, फजल रहमान को क्या बनाया हुआ था, उसने क्या किया? उसने सिर्फ प्रोटोकॉल यूज़ किया और उसमें कोई एडवांसमेंट उसमें की नहीं। चले, जो हुआ उसको छोड़ें, अब वे फॉरवर्ड देखना चाहिए। मेरे ख्याल में शाहिद कुरैशी जिस तरह चल रहे हैं उस तरह इसको बड़े ठीक तरफ चल रहे हैं। इमरान खान की जो डोनाल्ड ट्रंप से मीट हो गई वो भी बहुत ठीक हुई। हमें और अग्रेसिवली चलना, प्रोएक्टिव होना चाहिए कि हमें थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, मीडिएटर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अगर इन्वॉल्व होता है बिल्कुल ठीक है, हमें बैकडोर डिप्लोमेसी भी करनी चाहिए। इस इशू को रिजॉल्व करना है, इस इशू को हर हालत में रिजॉल्व करना है। वी कैन नॉट अफोर्ड, इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता, हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी, उन्होंने भी करनी है, गुर्बत ख़त्म करनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम इतना ज़्यादा डिफेंस पर खर्चा करते हैं, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दें। जिस हालत में इकॉनमी हमें हैंड ओवर हुई है, बार बार कहा कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है,
उसको बेहतर करने, बोलने की क्या ज़रूरत है, उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान अवाम ने एक बड़े रफ रास्ते से गुजरना है। जिस रफ रास्ते से हम गुजर रहे हैं आजकल, यही रास्ता है कामयाबी की तरफ, जो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारी फ्यूचर जनरेशन का मुस्तकबिल इसी रास्ते में है जिस तरह हम चल रहे हैं। ये हार्डशिप है, गरीबों की तरफ ये हार्डशिप नहीं जानी चाहिए, मालदारों की तरफ जानी चाहिए, देश विदेश। तो ये कश्मीर का इशू रिजॉल्व करना हर हालत में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लगारी साहब, वाकई ये मामला तो है, लेकिन पाकिस्तान का जो पिछली हुकूमतों में नैरेटिव रहा वो कमज़ोर था, इसका खमियाजा अभी तक हम भुगत रहे हैं। लॉबिंग को स्ट्रॉन्ग करना, तमाम तर नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करना, अब इसको बहुत तेज़ी से मामले को आगे लेकर जाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि एक तनाज़ा है, एग्जिस्ट करता है, इसको दोनों फरीक मानते भी हैं कि एक तनाज़ा है, उसका नाम है तनाज़ा कश्मीर, वो एग्जिस्ट करता है दोनों मुल्कों के दरमियान। अब इसको हल करने के मॉडलिटीज़ के बारे में मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ बात हुई है। पहले जो है मुआहिदा ताशकंद कहा जा रहा था, ताशकंद के मुआहिदे पर दोनों फरीक़ैन इस बात पर एग्री हुए थे कि जनाब हम जो है वो दो तरफ़ा मामलात को दो तरफ़ा तरीके से हल करेंगे। अच्छा, वो ताशकंद का भी एग्रीमेंट नहीं था, वो डिक्लेरेशन था, वो एलामिया था, उसको पाकिस्तान ने बतौर समझौते के, बतौर एक एग्रीमेंट के उसको तस्लीम नहीं किया था, उसका एक डिक्लेरेशन था। 6 फरीकी मुज़ाकरात हुए थे, रूस के और भारत के और पाकिस्तान के, और उसमें आखिर वक्त तक भुट्टो साहब कह रहे थे कि जनाब मैं चला जाऊंगा वापस अगर पाकिस्तान ने इस बात को माना कि हम कश्मीर के लिए कि अगर कोई एक्ट नहीं कर सकते थे तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो इस तरह की बात, फिर जब शिमला में वो खुद बैठे तो तब भी ये मामला रहा कि जनाब एक तनाज़ा मौजूद है कश्मीर का जो दोनों मुल्कों के दरमियान है, जिसे बाहमी गुफ्तगू-शुनूद के ज़रिए हल होना चाहिए। एक तो ये है कि बाहमी गुफ्तगू-शुनूद के ज़रिए आप कितना इंतज़ार कर सकते हैं, जैसे नोमान वज़ीर साहब कह रहे हैं, या जैसे जनरल साहब ने कहा है कि 48 साल 50 साल हो गए हम इस मसले के हल की तरफ नहीं पहुँचे हैं और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, और हर बार इंडिया जो है वो बैकआउट कर जाता है और मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आता है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू हुई थी, ये जो आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं, क्लिंटन के दौर में भी ये इस तरह के वो हो रहे थे, ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चल रही थी। एक तरह इस तरह की एक्टिविटीज़ को हमने भी मॉनिटर किया है, हम भी देखते रहे हैं, और न्याज़ नायक चला रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं ना लगाई साहब, उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। क्या आपको नतीजा निकला? एजाज साहब क्विकली सर मुझे बताएं, ये ट्रम्प ने जो सालिसी की पेशकश की है ये ऐसे ही है, ये ऐसी रिवायती है, ये वाकईतन आपको लगता है संजीदा है ये पेशकश? देखिए, एक तरफ ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो खुद कमिट कर रहे हैं कि अगर मुझे कहा जाए तो मैं सालिसी करने को तैयार हूँ। तो इससे दो चीज़ें सामने आती हैं, एक ये कि दुनिया पूरी रिकग्नाइज कर रही है कि ये एक हल तलब मामला है और इसका हल होना चाहिए। दूसरी तरफ ये बात है कि जब तक दोनों ममालिक, क्योंकि इस वक्त इसमें 3 फरीक हैं, एक कश्मीर के अवाम है जो सबसे मौसर फरीक है, एक जो जुल्म भी बर्दाश्त कर रहे हैं, अपना हक भी मांग रहे हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, तो वो सबसे मौसर फरीक वो हैं। फिर पाकिस्तान है और तीसरा फरीक हिंदुस्तान है जो काबिज है उस इलाके पे। तो दो तो एग्री करते हैं साल के लिए, एक तीसरा फरीक जो ताकतवर है और बड़ा है वो एग्री नहीं करता, जो स्टेटस को चाहता है। एक तो है कि जब तक ये एग्री नहीं करते ज़बरदस्ती सालसी नहीं कराई जा सकती, लेकिन उसमें एक इशू जो पहले मैंने कहा है कि जब खतरा इस बात का हो कि मिस कैलकुलेशन हो सकती है, जंग हो सकती है, उसके नताइज ज्यादा भयानक और खतरनाक हो सकते हैं, तो फिर यूएन रेजोल्यूशन को, यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल सही, वो इसकी तरफ खुद मुतवज्जो हों और कोई इस पर कमेटी बनाई जाए। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन, बड़ी अच्छी बहस रही और नुक्ते उठाए गए। तमाम मेहमानों की तरफ से बहुत शुक्रिया, एजाज अमान साहब आपका, नुमान साहब आपका, लगाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।